बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे डोजीमीट्री के बारे में। डोजीमीट्री क्या है और इसका मुख्तसर तारफ़। डोजीमीट्री बेसिकली दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। इसमें सबसे पहला लफ्ज़ जो है वो है डोज़। डोज़ की जो डेफिनेशन लिटरेचर में मिलती है वो आमतौर पे अब्ज़ॉर्ब डोज़ की शक्ल में होती है और वो डेफिनेशन कुछ इस तरह है: स्पेसिफिक क्वांटिटी, समथिंग लाइक nuclear medicine, radioactivity, eaten, administered, and exposed to body organs, prescribed to be taken at one time or at selected intervals for a specific period of time। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी हकीम के पास जाते हैं तो वो आपको दवाई देता है, खुराक, दवाई की खुराक, और वो ये भी बताता है कि दिन में कितनी दफ़ा लेनी है और कब तक लेनी है। तो ये भी ऐसे ही है। फ़र्क सिर्फ ये डोज़ में है। किसी डोज़ में आप रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन का इस्तेमाल करेंगे फार्मास्यूटिकल दवाइयों की बजाय। तो जैसा कि मैंने पहले कहा है, डोज से मुराद अब्ज़ॉर्ब डोज होगा, और अब्ज़ॉर्ब डोज जो है उसकी जो हमें डेफिनेशन मिलती है किताबों में वो है कि रेडिएशन अब्ज़ॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस। मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं DE/DM, और इसके यूनिट्स होते हैं जूल पर किलोग्राम, और इसकी एब्रीवेशन है रैड। रैड एब्रीवेशन है रेडिएशन अब्ज़ॉर्ब डोज, और इसका ऐसा यूनिट है ग्रे। अब यहाँ तक बात नहीं ख़त्म होती अब्ज़ॉर्ब डोज भी, क्योंकि डिफरेंट आदमी जो हैं उनकी डिफरेंट बॉडी ऑर्गन जो है उनको डिफरेंट कंपोजिशन होती हैं, डिफरेंट डायमेंशन होती हैं, डिफरेंट साइज़ होता है। तो एक डोज सबको नहीं लग सकती, इसलिए उनको जितने भी बॉडी ऑर्गन जो है उनको हमें एवरेज या स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें जिस डोज की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट डोज, और बॉडी ऑर्गन के साइज़ के हवाले से उसको रेडिएशन डोज लगेगी, उसी के हवाले से उसका डैमेज होगा, उसी के हवाले से हम प्रोटेक्टिव मेजर्स लेंगे। तो दूसरी बात जो हमें याद रखने वाली है अब्ज़ॉर्ब डोज के बाद, वो है इक्विवेलेंट डोज। इक्विवेलेंट डोज जो है इसकी जो डेफिनेशन मिलती है लिटरेचर में, वो अब्ज़ॉर्ब डोज को हम मल्टीप्लाई करते हैं RBE। ये RBE एब्रीवेशन है रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस या रिलेटिव रेडिएशन इफेक्टिवनेस, यानी वो बॉडी ऑर्गन जो है वो कितना मुतासर होता है डोज अब्ज़ॉर्ब करने के बाद। या इसको अक्सर किताबों में WR या WTB भी लिखा हुआ है। तो ये वेइंग फैक्टर के हवाले से हम इसकी बात करते हैं, और इसकी एब्रीवेशन हम इस्तेमाल करते हैं रैम, ट्रांजिएंट इक्विवेलेंट टू मैन, या रेडिएशन इक्विवेलेंट टू मैन। इस पर बहुत अरसा झगड़ा चलता रहा कि मैन के लिए क्यों नहीं, वो मैन के लिए फिर क्या है। तो आजकल जो है रिसर्च में तो ये बात आ गई है, लेकिन किताबों लिटरेचर में नहीं आई। वो इसका जो एब्रीवेशन बना दी उन्होंने रैप, ट्रांजिएंट इक्विवेलेंट टू पर्सन। पर्सन में मैन वोमेन दोनों आ जाते हैं। तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो है सीवरेट, और 100 रैम जो है एक सीवरेट के बराबर होता है। अब चूँकि हमने बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस की बात की है तो इसके लिए हमें RBE को डिफाइन करना पड़ेगा मुख्तलिफ रेडिएशन की टाइप की डोजेज के लिए। तो इसके जो स्टैंडर्ड हमें मिलते हैं वो ये है कि एक्सरे के लिए, गैमा रेज के लिए या बीटाज के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 1 है, न्यूट्रॉन्स के लिए, प्रोटॉन्स के लिए इसकी वैल्यू 10 है, और अल्फ़ा के लिए और हैवी फ्रेगमेंटेशन के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 20 है। तो अब हम डोज जो है, सारी डोज़ों को जब हम बनाते हैं, आजकल जो हम इसका पैटर्न इस्तेमाल किया है, एक ख़ास किस्म की डोज हम कैलकुलेट करते हैं जिसमें इक्विवेलेंट डोज या अब्ज़ॉर्ब डोज भी आ जाती है। उसको हम कहते हैं आउल, OEL आउल। ये एब्रीवेशन है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट, और ये बराबर होती है LAD। इसकी यूनिट्स हैं मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे मल्टीप्लाइड बाई BW divided by V into T into SF into alpha, where LAD stands for lowest active dose, V stands for volume of air inhaled, ये mostly 10 मीटर क्यूब होता है, T stands for time and days to reach steady state in plasma, यानी रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम जो है डोज जब लेती है वो टाइम, SF stands for सेफ्टी फैक्टर, और अल्फ़ा स्टैंड्स फॉर परसेंटेज अब्ज़ॉर्ब डोज। ये मोस्टली हम अज्यूम करते हैं 100%। तो इसको हम अगर आप वैसे समझना चाहें आम आदमी लेमैन के लिए, तो इसकी एनालॉगी हम बनाते हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक बारिश का तूफ़ान आया हुआ है और आप बारिश के तूफ़ान में जा रहे हैं। तो बारिश के तूफ़ान में जो आप जा रहे हैं
ये रेडिएशन डोज है और ये एक्सपोजर है। उस बारिश से आप पर कितनी बारिश पड़ी है ये एब्जॉर्ब डोज है, और आप किस हद तक भीग चुके हैं ये उसकी इक्विवेलेंट डोज है, और आप बारिश को किस हद तक उसमें भीगना जो है बर्दाश्त कर सकते हैं ये आपकी आउल है। इसको हम TLV भी कहते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। तो इससे बंदे को समझ आ जाती है कि डोज, अब्जॉर्ब डोज, डोज इक्विवेलेंट और आउल में क्या फ़र्क है। अब इसमें जो दूसरी बात याद रखने वाली वो ये है कि जब हम डोज लगाते हैं तो उसमें हम कहते हैं C को हमने फॉलो करना होता है, और C एब्रीवेशन है सेफ्टी, एफिशिएंसी, एक्सपेक्टेड एक्सपोजर। इसको फॉलो करने के लिए हमें जो स्टैंडर्ड दिए गए हैं वो जो अदारा है इंटरनेशनली उसको हम कहते हैं NIST, और NIST से बनता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। USA का ये स्टैंडर्ड सोर्स प्रोवाइड करता है जो कैलिब्रेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। कैलिब्रेशन जो है ये बेसिकली लैटिन जो है उस लैंग्वेज ज़ुबान का लफ्ज़ है, और ये पोस्ट डिक्शन से निकला है। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, डिक्शन का जो है उसको लैटिन में कहते हैं डेकरे। तो इसका दोनों का मतलब अंग्रेज़ी में होता है टू स्टे। तो इसका मतलब होता है स्टिल रिमेन एक्सीलेंट, एफिशिएंट एंड ट्रस्टवर्दी। के रिजल्ट्स जो हैं जब हम कैलिब्रेट कर देते हैं तो हम जो डोज ले रहे हैं वो डोज वही है जो प्रिस्क्राइब की गई है। कैलिब्रेशन करने के लिए आमतौर पे हम 3 तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहला है स्टैंडर्ड सोर्स मेथड। ये जैसे मैंने बात की है, निस्ट ने जो हमें स्टैंडर्ड सोर्स दिया होता है, हम इसके मुताबिक जिसके SOPs होते हैं वो सोर्स का फासला और डिटेक्टर का फासला फिक्स कर देते हैं, और जितने उन्होंने डोज काउंट लिखे होते हैं जब तक वो काउंट नहीं आते हम फासला आगे पीछे करते रहते हैं। जब वही काउंट आने शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब है आपका डोजीमीटर जो है या डिटेक्टर जो है वो कैलिब्रेट हो गया है। ये ओवर एक्सपोजर या अंडर एक्सपोजर नहीं करेगा, सिर्फ वही डोज देगा जो रिकॉर्ड है। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड सोर्स टेस्ट मेथड। जो आपको स्टैंडर्ड सोर्स दिया गया है उसको इस्तेमाल करके इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना। दूसरा जो तरीका हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं वो है कर्व फिटिंग टेस्ट। कि वो उन्होंने स्टैंडर्ड कर्व हमें दी होती हैं इंस्ट्रूमेंट की डोज के हवाले से, तो हम अपना जो इंस्ट्रूमेंट है या डोज है उसकी जो कर्व बनाते हैं, और कंप्यूटर के लिए जब तक वो कर्व वैसी नहीं बन जाती उस वक्त तक हम उसको सेट करते रहते हैं। जब वो कर्व दोनों ओवरलैप कर जाती हैं तो इसका मतलब है हमारा डोजीमीटर या डिटेक्टर जो है वो कैलिब्रेटेड हो गया है और इसके रिजल्ट ऑथेंटिकेटेड है। तीसरा तरीका जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं उसका हम कहते हैं ऑब्जर्वर के टेस्ट मेथड। ऑब्जर्वर डिफरेंट जो हमारे रेडिएशन हैं उनके लिए डिफरेंट थिकनेस के ऑब्जर्वर अवेलेबल हैं, तो हम उनके सामने डिफरेंट ऑब्जर्वर रख के उनके जो ऑब्जर्वेशन कोफिशिएंट है उसके हवाले से उसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, और जब रीडिंग प्रॉपर देनी शुरू कर देते हैं तो हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट जो है वो कैलिब्रेट हो गया है। तो अभी तक हमने बात की है डोज की, और डोज भी जो है वो ऑब्जर्व डोज की शक्ल में, और ऑब्जर्व डोज चूँकि डिफरेंट ऑर्गन की कंपोजिशन के हवाले से उनकी साइज़ के हवाले से डिफरेंस आ जाता है, तो उसमें इक्विवेलेंसी हमने कायम की है। इक्विवेलेंसी कायम करने के बाद ओवरऑल जो डोज आजकल कैलकुलेशन करते हैं और डोज की बात की है, और डोजीमीटर को स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज़रूरी है जिसको हमने कैलिब्रेशन कहा है। और कैलिब्रेशन के 3 मेथड्स हैं, और एक सादा मिसाल से हम समझने की कोशिश की है कि डोज क्या होगी, ऑब्जर्व डोज क्या होगी, डोज इक्विवेलेंट क्या होगी, या आउल क्या होगा। तो ये पहला लफ्ज़ है डोजीमीट्री का कि डोज किस तरीके से इस्तेमाल होती है और डोजीमीट्री में डोज से क्या मुराद है। इसका जो दूसरा लफ्ज़ है वो है मीट्री। मीट्री जो है इसको हम ये लफ्ज़ निकला है मेजरमेंट से। कैल्विन का एक मकूला है कि देयर इज़ नो क्लेम विदाउट मेजरमेंट। जब तक हम किसी चीज़ को मेजर नहीं कर लेते हम उसके बारे में कोई क्लेम नहीं कर सकते, कोई दावा नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जब तक हम डोज को मेजर नहीं कर पाते उसका डोज का फ़ायदा नहीं लगाने का, ना ही उसको बल्कि नुकसान हो सकता है। तो उसको मेजर करना, दूसरे लफ्ज़ों में इसको कहते हैं असेस करना, बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें रेडिएशन में प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो 5 सेंसर्स हैं, ये जो हमारी न्यूक्लियर एडिशंस हैं, ये ना तो हम इनको स्मेल कर सकते हैं, ना हम इनको देख सकते हैं, ना इनकी आवाज़ सुन सकते हैं, ना इनको फील कर सकते हैं, ना इसका टेस्ट चेक हो सकता है, ना हम इनको टच कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि फिर इनको चेक कैसे करें। इसके लिए हमें जिसको हम कहते हैं 6 सेंस चाहिए, और 6 सेंस का काम जो है ये हमारा डोजीमीटर या आपका जो डिटेक्टर है वो करता है। दूसरा बड़ा इसमें मसला ये है कि साइंस में जितनी भी स्टडीज़ हैं वो रिएक्शन हमारे सामने आता है, डायरेक्ट एक्शन को हम मेजर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमारे जो डोजीमीटर यहाँ ये डिटेक्टर जो हैं, जो मेजरमेंट में इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि रेडिएशन जो है न्यूक्लियर एडिशन या न्यूक्लियर मेडिसिन को जो डोज है
वो जो आपका न्यूक्लियर डिटेक्टर है या डोजीमीटर है उसके मैटर से उसको इंटरेक्ट करना होगा। और ये हमारी क्वेश्चन भी है कि जब रेडिएशन मैटर से इंटरेक्ट करती हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस, जिनमें फ़िज़िकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, फिजियोकेमिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस, एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन, बबलिंग, क्लाउडिंग वगैरह आती हैं। तो ये जो चेंजेस हैं, यहाँ से हम गेस करते हैं कि कौन सी रेडिएशन जो है उसने बॉडी के डिटेक्टर की बॉडी के साथ इंटरेक्ट किया है और कौन सी वो चेंजेस ला सकता है। इसकी लिटरेचर में हमारे पास सारी मसाले हैं। उन चेंजेस को हम मेजर करते हैं। इस तरीके से डायरेक्टली जो है हम वो जो डोज है उसको मेजर कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो फिजियोकेमिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन या बबलिंग, क्लाउडिंग वगैरह है, ये जो तब्दीलियाँ हैं ये बतौर वर्किंग के प्रिंसिपल इस्तेमाल होती हैं डिटेक्टर्स के या उसका डोजीमीटर्स के। जब तक कोई रेडिएशन मैटर से इंटरेक्ट नहीं करती उस वक्त तक हम उसको ट्रैक नहीं कर सकते, उसको असेस नहीं कर सकते, उसके बारे में फैसला नहीं कर सकते कि डोज लगी है या नहीं। तो इसके बारे में हम ये कहते हैं नो इंटरेक्शन नो डिटेक्शन। जब तक बॉडी से इंटरेक्ट नहीं होता उसकी डिटेक्शन मुमकिन नहीं है। आमतौर पर डोजीमीटर या डिटेक्टर जो हैं वो दो किस्म के हम इस्तेमाल करते हैं। एक को हम कहते हैं एक्टिव मोड, दूसरे को हम कहते हैं पैसिव मोड। एक्टिव का लफ्ज़ ये बता रहा है कि ये वो डोजीमीटर या डिटेक्टर हैं जो फौरी हमें रीडिंग देते हैं। इसको हम कहते हैं रियल टाइम डिस्प्ले या क्विक रिस्पांस या डायरेक्ट स्टडी। दूसरे हमारे पास एक किस्म जो है उसको हम कहते हैं पैसिव डिटेक्टर या पैसिव डोजीमीटर। ये इसका पैसिव का लफ्ज़ नज़र आ रहा है सुस्त या नकमे, तो इसका मतलब होता है वैसे डिटेक्टर या ऐसे डोजीमीटर जो रियल टाइम रीडिंग नहीं देते, डिलेड रिस्पॉन्स देते हैं। यानी उनका डाटा जो है वो हम कैप्चर कर लेते हैं, उसके बाद उनका एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद डोज का अंदाज़ा लगाते हैं। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्टडी। अब जो डिटेक्टर क्या है बेसिकली या डोजीमीटर क्या है, इसकी जो डेफिनेशन लिटरेचर में मिलती है वो मैं आपके सामने बयान करूँगा। उसके बाद थोड़ा सा उस पर बात करेंगे ये क्या चेक करता है और कितने इसके मोड्स हैं। उसके बाद फिर दूसरी जो मेरी वीडियो होगी आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा, आपके सवाल आएंगे, उनको ज़हन में रखकर इन पर तफसील हम बात करेंगे। आज जो हम बात कर रहे हैं ये इसको ओवरव्यू है। तो डोजीमीटर या डिटेक्टर की जो डेफिनेशन लिटरेचर में अवेलेबल है वो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें दो लफ्ज़ हैं। इलेक्ट्रो का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का कोई मसला है, यानी आयन वगैरह बनेंगे या फिजियोकेमिकल चेंजेस या बायोलॉजिकल चेंजेस वगैरह होंगे, उन सब में वो बॉन्ड टूटने का मसला है। और मैकेनिकल का मतलब है उसका मैकेनिज्म जो है वो काम करना शुरू कर देगा। उस मैकेनिज्म जो काम करेगा उसकी आउटपुट जो है उससे हम गैस करेंगे कि डोज क्या है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है। और वो करता क्या है, विच डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स ओब्लिक रेडिएशंस, कि वो डिटेक्ट करता है कि रेडिएशन या न्यूक्लियर पार्टिकल वहाँ हैं कि नहीं। अगर हैं तो कितने हैं, अगर नहीं हैं तो उसकी वजह क्या है। तो वहाँ से फिर हम जो डोज़ के बारे में फ़ैसला करते हैं, जो डोज़ हम लगाना चाह रहे हैं वही डोज़ है या उससे कम ज़्यादा है। कम ज़्यादा है तो उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये मोस्टली तीन चीज़ों को डिटेक्ट करता है डोजीमीटर या डिटेक्टर। पहली चीज़ होती है टाइप ऑफ द रेडिएशन या पार्टिकल, कि आप जो पार्टिकल या रेडिएशन इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सी है, अल्फ़ा है, बीटा है, गैमा है, एक्सरे है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है या कोई और चीज़ है। दूसरी चीज़ जो ये डिटेक्टर डोजीमीटर इस्तेमाल करता है, जो मोस्टली किताबों में इसकी वजाहत नहीं होती, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ अब्जॉर्बेशन, यानी चेंज के साथ तक वो ला सकता है। उसको हम कहते हैं कि न्यूक्लियर रेडिएशन पर यूनिट पार्टिकल, पर यूनिट स्पेसिफिक वॉल्यूम और पर यूनिट न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन यहाँ ये बता रहा है, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। ये रेडिएशन ने जो इंटरेक्ट किया है कि किस हद तक अब्जॉर्ब हो पाई है या किस हद तक अटेन्यूएट हो पाई है, ताकि बॉडी ऑर्गन का डैमेज कैलकुलेट किया जा सके। इसको चूँकि हम ये जो हमारे पास मोड है इसको हम कहते हैं काउंटर मोड। और तीसरी चीज़ ये चेक करता है, जब हम एडवांस स्टडी में न्यूक्लियर का इस्तेमाल करते हैं तो ये ट्रैक के साथ कोई तब्दीलियाँ ला के लेके आता है, जिसका भी मैंने जिक्र किया है, बबल चैम्बर या क्लाउड चैम्बर। तो वो जो ट्रैक होता है उसकी ज्योमेट्री से हम जो है एनर्जी, चार्ज, स्पिन और मोमेंटम जो है उसका हम अंदाज़ा लगाते हैं। उसके बाद उसको कैलिब्रेशन इक्वेशन में डाल के डोज जो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेसिकली डिटेक्टर या डोजीमीटर या तीन चीज़ें चेक करता है। रेडिएशन की टाइप, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अब्जॉर्बेशन या प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस रेडिएशन की, उसने क्या कितना डैमेज किया है, रिकवरेबल है, ना रिकवरेबल है। और तीसरी बात यह है कि वो ट्रैक बना देता है, और ट्रैक से हम डिफरेंट पैरामीटर जो है फिजियोकेमिकल पैरामीटर उनको चेक कर लेते हैं। उसके बाद उसको कैलकुलेट करके असली रीडिंग तक पहुंच जाते हैं।
आमतौर पे जिससे हम वास्ता पड़ता 3 मोड्स हैं जिनमें ये डिटेक्टर्स और डोजीमीटर काम करते हैं। उसमें पहला मोड है जिसको हम पल्स मोड कहते हैं। पल्स जो है शॉर्ट इंटरवल में एक रेडिएशन होती है, यानी एक इवेंट कह लें आप। जब हम पल्स मोड की बात करते हैं तो ये जितने भी वो इंटरेक्शन करके इवेंट प्रोड्यूस कर रहा है, हर इवेंट को वो डिटेक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको पल्स मोड कहते हैं। और ये मोस्टली टाइम रिलेटेड होता है। और इसमें पल्स मोड जो है उसमें प्रॉब्लम ये है कि पल्स जो है उसमें इन्फ्रा या आउटर किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, तो हमें कट लगाना पड़ता है अपर लोअर लिमिट में। दूसरा मोड जिसमें ये काम करता है डोजीमीटर डिटेक्टर, उसका हम कहते हैं करंट मोड। और करंट मोड में जैसा कि आपने देखा है, करंट जो है वो चार्ज से आता है, तो उसमें हम चार्ज या काउंट रेट जो है उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, या टोटल चार्ज जो डिपॉजिट होता है उसका रेट निकाल के उसको करंट में शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये चूँकि करंट हम मेजर करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मोस्टली हम ओहम्स लॉ इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं करंट मोड। और करंट मोड के बाद तीसरी जो चीज़ है वो एडवांस स्टडी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं मीन स्क्वायर वोल्टेज मोड। और ये एडवांस स्टडी के लिए हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बेसिकली एडिशन जो है ये रैंडम फिनोमिना है, और गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है उसको इस्तेमाल करता है। इसमें भी हमें लोअर लेवल अपर लेवल कट लगानी पड़ती है असलाइज तक जाने के लिए, और मोस्टली इसका जो पल्स साइड स्पेक्ट्रा बनता है उसका हम एनालिसिस करते हैं। इसलिए वो जो कट लगानी होती है, एक्स्ट्रा जो मटीरियल हमारे पास आ जाता है, उसके लिए हमें मखसूस किस्म के सर्किट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। उनको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेटर, इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर सर्किट्स। तो इससे फिर हम वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको निकाल देते हैं। एक्चुअल हमारी जो कर्व या डाटा है उसको हम ले लेते हैं, उसको कैलकुलेट करके एम्पिरिकली हम डोज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से डोजीमीट्री जो है, दो लफ्ज़ों को जब हम मिलाते हैं तो डोजीमीट्री का मतलब है प्रॉपर डोज असेसमेंट। प्रॉपर डोज असेसमेंट अगर ना हो तो खुदा न खास्ता नुकसान ज़्यादा जाता है, और हम कभी भी ये नहीं चाहते कि नुकसान ज़्यादा हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलता है कि जो हमने डोज लगाई है वो बॉडी आर्गन तक सही पहुंची है या नहीं पहुंची, और वो नुकसान नहीं करेगी। इसके लिए हम जो मसनूई इंसान बनाते हैं उसको हम कहते हैं फैंटम। फैंटम में मोस्टली हम 4 एलिमेंट का सहारा लेते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इनकी फिक्स रेशियो ऐसे ही होती है जैसे ह्यूमन बॉडी में होती है। तो ये किस्म का मसनूई इंसान, जिसको हम मम्मी भी कह सकते हैं, वो हम बनाते हैं। इसको हम कहते हैं TST, टोटल सॉफ्ट टिश्यू। इसमें दो चीज़ें हम नहीं डालते, विदाउट स्केलेटन एंड टीथ, दांत और ढांचा उसका ऊपर वाला जो है इसको हम निकाल देते हैं, क्योंकि डोज मोस्टली हम ढांचे या दांतों को नहीं लगाते, बल्कि बॉडी आर्गन जो हमारा फ्रेश सिस्टम होता है उसको हम लगाते हैं। तो इस तरीके से जितनी हमने डोज लगानी होती है, वही मसनूई फैंटम जो है उसके बॉडी आर्गन को डोज हम देते रहते हैं, उसका असर भी देखते हैं, और जब हमारा स्टैंडर्ड वो क्वालिफाई कर जाता है फिर वो डोज के बंदे को लगाते हैं। इसको हम कहते हैं डोज लिमिटेशन, डोज मिनिमाइजेशन। तो इस तरीके से हमारा नुकसान कम से कम होता है। अब मैं आपके सवालों और आपकी क्यूरीज का इंतज़ार करूँगा, और मेरी जो गुजारिश है मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान में हर जगह तकरीबन पूरा पाकिस्तान भरा पड़ा है, और मैंने बड़ी लंबी चौड़ी सर्विस की है, उनका रिस्पांस क्या आता है। मेरी ख्वाहिश है, कोशिश की है मैंने सादा लफ्ज़ों में बातें करने की, तो वो आगे भी स्टूडेंट में ये फैलाएँ, और अपनी क्यूरी और कमेंट्स में ज़रूर लिखें। जो भी आप लिखेंगे उसके बाद ये इसको हम अपग्रेड भी करते रहेंगे। अगली जो है इनका करीब इंशाल्लाह हम बनाएंगे मूवी जो है, उससे मैं तफसील में बात करूँगा कौन कौन से डोजीमीटर जो हैं वो मेडिकल साइंस में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका थोड़ा बहुत वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इसके लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पता नहीं बांधों ने किधर करना था, अच्छा दफ़ा हो गई है।